हेलो बच्चा लोग, चैप्टर चल रहा था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपसे अब तक जितनी भी बातें करी थी वो सारे के सारे आपके जनरल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आधारित थे उनके बारे में मैंने आपसे अब तक बात किया था। अब हम लोग वास्तव में चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, या अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे और चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंतर्गत आपने क्या क्या करना है। सबसे पहला काम आपको जो करना था वो ये करना है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। ये दो काम हम लोगों को यहाँ पे करने हैं। एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात क्या, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इस कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ना है हम लोगों को इस चैप्टर में मुख्य रूप से। तो इन तीन के ऊपर सारा खेल चलेगा। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके सामने बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और टॉपिक क्या है, टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। आज हम लोग बात करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में आज अपन लोग बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिए आप। हिंदी में इसको हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं विद्युत अपघटनी सेल। क्या कहते हैं हम लोग इसको? विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसको कहा जाता है। ठीक है बात। तो क्या होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसको समझिए आप पहले। दूसरी बात, क्या वर्क है इनका, इस बात को समझिए। और कैसे वर्क करते हैं इस चीज़ को समझिए। पहली बात तो बता दूं आपको, एक वर्ड यूज़ किया है हमने सेल। सेल शब्द का मतलब क्या है? सेल हम लोगों ने एक एपेरेटस और एक युक्ति के लिए बोला हुआ है जिसमें हम पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने सेल बोला। दूसरी बात देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमको दो काम करने हैं मुख्य रूप से। क्या करना है? एक काम तो करना है केमिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरा काम जो हम लोगों को करना है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है हम लोगों ने केमिकल एनर्जी में। तो दो प्रकार के काम हैं हमारे पास। जो काम इलेक्ट्रिकल सेल करते हैं उनका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। तो जिस सेल का प्रयोग किया जाता है इस काम के लिए उन्हें कहा गया है क्या? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम है ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे किसमें? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है बात। दूसरी बात भी यहाँ पे बता दूँ, केमिकल एनर्जी को जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, केमिकल एनर्जी को जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा तो वहाँ पर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? गैल्वेनिक सेल। इस बात को याद रखिए, आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रिकल सेल। ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। ठीक, जो प्रोसेस यहाँ पे यूज़ होता है उस प्रोसेस को नाम दिया गया इलेक्ट्रोलिसिस। क्या नाम दिया हम लोगों ने? इलेक्ट्रोलिसिस। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा ये काम कंप्लीट किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाएगा, इस कंप्लीट फिनोमेनन को हम लोग सामूहिक रूप से वर्ड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात हम लोगों को करनी है इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में कि क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, कैसे कराया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। एक बड़ा टॉपिक है इसलिए हम लोग दो पार्ट्स में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। क्या है इलेक्ट्रोलिसिस, पहले आप इसको समझिए तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी आपकी समझ में आएगा। मैं फिर आपसे वही बात कर रहा हूँ, इट इज़ द प्रोसेस टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट करेंगे किसमें? केमिकल एनर्जी में। बहुत शानदार टॉपिक है, आप समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या करता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने एक ये कंटेनर लिया हुआ है, एक कंटेनर मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है बात, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक यहाँ पे मैंने दो रॉड्स लगाई हैं, इनको मैं नाम दे दे रहा हूँ इलेक्ट्रोड्स का। ये दो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिए।
ठीक है। और इन इलेक्ट्रोड्स को मैंने जोड़ दिया है एक बैटरी के द्वारा। इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी के, पहले आप थोड़ा सा दिमाग में माइंड मेकअप कीजिए कि क्या होने वाला है, इस चीज़ को समझो। ये है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यहाँ पे कोई सोल्यूशन आपका भरा हुआ है, कोई सा भी सोल्यूशन, कौन सा मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने भर रखा है सोल्यूशन। इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूँ पॉजिटिव यानी एनोड बोल दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं नेगेटिव कह दे रहा हूँ यानी मैं इसको कैथोड बोल रहा हूँ। ये बात मैंने पहले ही बोला था, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा आपका रिडक्शन होता है। कैथोड नेगेटिव वाला, एनोड पॉजिटिव वाले होते हैं। यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में चेंज हो जाएगा, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। गैल्वेनिक सेल में वो कंडीशन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये मैंने कंटेनर लिया, 2 इलेक्ट्रोड लगाए और यहाँ पे मैंने सोल्यूशन भर रखा है, इलेक्ट्रोलिटिक कोई इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे मैंने आपका भर रखा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या होने वाला है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर NaCl को लिया हुआ है और NaCl भी लिया मैंने गलित अवस्था में यानी मेल्ट कंडीशन में, मोल्टन NaCl लिया हुआ है। गलित लेने से क्या होता है, कल मैंने इसके बारे में बात किया था आपसे। देखिए 2 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी 2 कंडीशंस में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे। या तो हम उसका मोल्टन कंडीशन लेंगे, गलित विलयन लेंगे, या हम लोग उसका जलीय विलयन लेंगे। गलित विलयन लेंगे हम लोग, या हम लोग उसका जलीय विलयन लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे NaCl ले रखा है, वो भी गलित विलयन के रूप में। और अगर गलित विलयन के रूप में है तो NaCl इस रूप में कंपाउंड में प्रेजेंट है वहाँ पे सेल के अंदर, Na+ के रूप में प्रेजेंट है और Cl नेगेटिव के रूप में वहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ पे पूरा सिस्टम लगा देंगे तो आप जानते हैं कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिए क्या होने वाला है, इस चीज़ को समझिए। तो मैं लिख दे रहा हूँ एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो देखिए क्या होगा, Cl- जो है, देखिए Cl- और Na+ दोनों घूम रहे हैं, तो Cl- किसकी ओर मूव करता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले की ओर। तो ये नेगेटिव किसकी ओर जाएगा, पॉजिटिव वाले की ओर, और ये जो पॉजिटिव वो किस ओर जाएगा, नेगेटिव वाले की ओर। सिंपल सी बात है। तो एनोड पे पहुंचा Cl ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कन्वर्ट हो गया Cl में, और 2 Cl आपस में मिलके किस में कन्वर्ट हो गए, Cl2 में। देखिए ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कैसे पता, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज़ हो रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए, या दूसरी तरीके से समझ लीजिए कि Cl- का 1 दिखा रहा था, उधर Cl 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट हुआ है, इसलिए आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हुआ और क्या होगा, एनोड पर आपका Cl2 रिलीज हो जाएगी, Cl2 गैस के रूप में एनोड पर रिलीज हो गई जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराया मोल्ट NaCl का, गलित NaCl का। जब आपने विद्युत अपघटन कराया तो ये काम हुआ एनोड पर, ठीक। अब चेक कीजिए कैथोड पर क्या होगा। आप जानते हैं कैथोड नेगेटिव वाले होते हैं, कैथोड पे कैटायन जाते हैं, एनोड पे एनायन जाते हैं। कैथोड पे कैटायन यानी पॉजिटिव वाले, एनोड पे एनायन यानी नेगेटिव वाले। तो कैथोड पे कौन पहुंचेगा, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला कौन है, Na+ ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया और कन्वर्ट हो गया Na के रूप में। यानी इस कंडीशन में कैथोड पर धीरे 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 Na डिपॉजिट होता चला जाएगा, यानी कैथोड से आप यहाँ Na को प्राप्त कर पाओगे और एनोड से यहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। एक नॉर्मल सी प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस की। अभी मैं सेल के बारे में बात कर रहा था, एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में मैंने आपसे बात किया हुआ है। फिर समझ लीजिए क्या होना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पे आपने ऑक्सीडेशन करा दिया, कैथोड पे रिडक्शन होता है। 2 ही प्रकार के आयन आपके प्रेजेंट थे, एक Na+ था, एक Cl- था। Cl- वाला चला गया प्लस वाले पे यानी एनोड पे चला गया, Na+ वाला चला गया नेगेटिव वाले पे यानी कैथोड पे चला गया। कैथोड पे जाके Na+ का रिडक्शन हो गया और Cl- का एनोड पे जाके ऑक्सीडेशन हो गया। जब ये प्रोसेस संपन्न होगा तो एनोड से आपका क्लोरीन गैस रिलीज होगा, जबकि कैथोड से आपका सोडियम प्राप्त हो जाएगा, कैथोड पर जाकर सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा,
क्यों कराते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस? ये इलेक्ट्रोलिसिस, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस कराने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि ऐसी प्रक्रियाएं जो स्वयं संपन्न ना हो। आपसे कोई कहे कि बताइए इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन क्या है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी ऐसे प्रोसेस जो स्वतः ना हो रही हों, उन्हें ज़बरदस्ती कराने के लिए विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं इसी का एग्जाम्पल ले लूँ, NaCl से सोडियम को प्राप्त कर पाना इतना आसान काम नहीं है। सोडियम आयन के रूप में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन सोडियम आयन से भी सोडियम प्राप्त कर पाना ये केवल इलेक्ट्रोलिसिस के बस की बात है, वरना आप सोडियम प्राप्त नहीं कर सकते। यानी जो प्रोसेस नॉर्मली ना हो रही हो उसको ज़बरदस्ती कराने के लिए, अपने काम निकालने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं वो है आपकी इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और ज़बरदस्ती कर रहे हो आप, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को ज़बरदस्ती फिनिश करा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको बैटरी की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती ही है। ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है बात, तो ये है एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जिसमें आप पढ़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। हालांकि यहाँ तक इस प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आती। अब थोड़ा सा कुछ बातें बताता हूँ, ध्यान देना इन चीज़ों पर। देखिए, जब Na पहुँचा किसके पास में, कैथोड के पास, ठीक है, और Cl- पहुंचा एनोड के पास, ठीक है बात, तो वहाँ पर जाकर जब उसने न्यूट्रल या न्यूट्रलाइजेशन की घटना को करा, वो कहलाती है हमेशा प्राइमरी रिएक्शन। जैसे देखिए Cl- था जो कन्वर्ट हो गया Cl में, ये प्राइमरी रिएक्शन है, और Cl- ने मिलकर Cl2 बना दिया, इसको सेकेंडरी रिएक्शन कहा जाता है। ये प्राइमरी रिएक्शन, सेकेंडरी रिएक्शन, यानी जो आपके रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है कि कैटायन और एनायन पहुंचकर अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर क्या हो गया, कंप्लीटली न्यूट्रल हो गए, ये प्राइमरी रिएक्शन है। और न्यूट्रल होने के बाद यदि उन्होंने कोई कंपाउंड बना लिया तो वो सेकेंडरी रिएक्शन कहलाती है। जैसे यहाँ पर कोई सेकेंडरी रिएक्शन नहीं है, ये केवल प्राइमरी रिएक्शन है, और यहाँ पर सेकेंडरी रिएक्शन हो रहा है, क्लोरीन गैस यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। एक बात ये समझ लीजिए, ठीक है। अब आता हूँ मैं दूसरी बात पे, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को अपनाया तो मैंने आपको बताया दो प्रकार के सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, या तो मेल्ट कंडीशन में यूज़ करेंगे या एक्वस यूज़ करेंगे। सेम कंडीशन इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ इलेक्ट्रोड भी दो प्रकार के यूज़ किए जाते हैं, या तो इनर्ट इलेक्ट्रॉन आप यूज़ करोगे या आप एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करोगे। दो ही प्रकार के आप इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, ठीक है बात। तो क्या होता है इस चीज़ को आप समझिए। जब कोई भी कैटायन और एनायन अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पर पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, कुछ भी किया, और वो न्यूट्रल हो गए। इस पूरी प्रोसेस में जो सबसे बड़ा योगदान है वो बैटरी का है, जो आपने वहाँ पे लगा रखी है, क्योंकि बैटरी की वजह से ही कहीं पे इलेक्ट्रॉनों का डेंसिटी ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि बैटरी से होकर इलेक्ट्रॉन कैथोड पर लगातार पहुंच रहे हैं, इस कारण उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। एनोड पॉजिटिव वाला क्यों हो गया? बैटरी ने वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, वहाँ पे एनोड पर इलेक्ट्रॉनों का कमी हो गया, जिस कारण वो कैसा हो गया, पॉजिटिव वाला हो गया। ये काम किसने किया? बैटरी ने किया, ठीक है बात। तो बैटरी ने क्या करा, जब आपके कैथोड एनोड वहाँ पे डेवलप हो गए तो वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन को संपन्न कराया किसने? बैटरी ने, ठीक है। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए एक निश्चित पोटेंशियल चाहिए। एक निश्चित पोटेंशियल, आप जो बैटरी यूज़ कर रहे हैं उसके द्वारा एक निश्चित पोटेंशियल चाहिए, जिसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं एक बहुत प्यारा सा वर्ड यूज़ करूँगा, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल। बहुत शानदार वर्ड है, आगे आप इसका बहुत प्रयोग करने जा रहे हो। डिस्चार्जिंग पोटेंशियल, ये पोटेंशियल का वो अमाउंट है जो न्यूट्रलाइजेशन के लिए ज़रूरी है, जो न्यूट्रलाइजेशन के लिए ज़रूरी है, जिसको किसी बैटरी के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, जिसको किसी बैटरी के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, वो है क्या? डिस्चार्जिंग पोटेंशियल। विसर्जन विभव कह दीजिए, उदासीनीकरण विभव कह दीजिए। ये वो वैल्यू है जिसको प्राप्त करके ही कोई कैटायन या एनायन डिस्चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा।
बट हर आयन के लिए डिस्चार्जिंग पोटेंशियल का मान अलग अलग होता है। अब थोड़ा सा कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कंटेनर था, इस कंटेनर में A प्लस है, B प्लस है, C प्लस है, D माइनस है, E माइनस है, F, यानी बहुत सारे कैटायन और बहुत सारे एनायन इसके अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे रॉड लगा दी, इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक कैथोड लगा दिया, एक एनोड लगा दिया। कैथोड मान लीजिए कैथोड हो गया आपका, ये आपका एनोड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कहानी आगे की, इसको समझो आप। ठीक है, अब कहानी ये कहती है कि आप मुझे ये बता दो कि यहाँ पर कैथोड पर क्या बन जाएगा जाके और एनोड पर क्या बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए आप। कैथोड पर क्या बनने जा रहा है और एनोड पर क्या बनने जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा। इतने सारे आयन आपके उपस्थित हैं। ठीक है बात, यहाँ पर खेल होता है किसका, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल का। जो सारा खेल यहाँ पे चल रहा है वो खेल किसका चल रहा है, यहाँ पे वो सारे का सारा खेल आपका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल का खेल चल रहा है आपका। देखिए कैसे, मान लीजिए मैं एक थोड़ा सा कहानी बताता हूँ आपको। A प्लस का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल था 10, B प्लस का मान लीजिए 20, C प्लस का मान लीजिए 30। तो जैसे ही आपने पोटेंशियल देना शुरू किया तो इन तीनों में सबसे पहले कौन चला जाएगा, A प्लस वाला चला जाएगा, और B प्लस और C प्लस जो है वो आपके सोल्यूशन में ही रह जाएंगे, जबकि A प्लस वाला तुरंत पहुँच जाएगा कहाँ पे, अपने इलेक्ट्रोड पर यानी कैथोड पर। यानी ये कह सकते हो आप, जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल मिनिमम होगा। ये कंडीशन कब है, ध्यान देना, ये कंडीशन कब है, जब सॉल्यूशन में बहुत सारे आयन हों या आपने 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स कर दिया, ये तब की कंडीशन है। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl है, KCl है, Na2SO4 है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, कैथोड पर पॉजिटिव वाला चला जाएगा, एनोड पर नेगेटिव वाला चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब बहुत सारे कैटायन और एनायन एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं तो कौन सा कैटायन न्यूट्रलाइज होगा, कौन सा एनायन न्यूट्रलाइज होगा, ये डिपेंड करता है किस पे, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल पे। जिसके लिए डिस्चार्जिंग पोटेंशियल का मान कम होगा वो सबसे पहले उतर के चला जाएगा। बस में सफ़र कर रहे हैं, जिसका भी स्टॉपेज आ गया वो उतर के चला गया। ठीक है, तो जब यहाँ पर आप पोटेंशियल को पास कराओगे, पोटेंशियल पहुँचाओगे, तो जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम है, कॉमन सेंस की बात है, जिसको कम एनर्जी चाहिए वो सबसे पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, बाकी सारे के सारे आयन सॉल्यूशन में ही रह जाएंगे। सेम कंडीशन एनायन का है, सेम कंडीशन कैटायन का है। तो हमको कैसे पता चलेगा किसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम है, किसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। अब आप इस चीज़ को समझिए, किसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम है। ये बात दिमाग में रखना, जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होगा वो जल्दी रिलीज़ हो जाएगा, जल्दी मुक्त हो जाएगा, बाकी सारे का सारा सॉल्यूशन में रह जाएगा। ठीक है बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कैसे पता चलेगा और आप क्या करने जा रहे हो, इस चीज़ को समझिए। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ध्यान देना। जब मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि जब आप मेल्टिंग कंडीशन की बात कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, एक ही प्रकार का कैटायन, एक ही प्रकार का एनायन है, कॉमन सेंस की बात है कि एनोड पर कैथोड पर कोई एक ही एक चीज़ बनेगा। लेकिन जब बहुत सारे आयन्स होते हैं, आयन्स का मिक्सचर होता है, या कह लीजिए कि आपका इलेक्ट्रोलाइट एक्व सोल्यूशन के रूप में है, तो एक्व सोल्यूशन होगा तो वहाँ पर H प्लस भी होगा, OH माइनस भी होगा। लाइकेज अगर आप NaCl का एक्व सोल्यूशन ले लें तो आपके पास में Na प्लस है, Cl माइनस है, H प्लस है, OH माइनस है। ये 4 प्रकार के आयन आपके पास में वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो वास्तव में कैथोड पे एनोड पे बनेगा क्या, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, इस चीज़ को समझिए। पहली चीज़ जो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ECS, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के आधार पर ही आप बता पाओगे कि वास्तव में कौन जाके रिड्यूस हो जाएगा, कौन जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के आधार पर। यानी कैथोड और एनोड पर बनने वाला प्रोडक्ट
कैथोड और एनोड पर बनने वाला प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कि आप ECS में कहाँ सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? ECS पे। दूसरी बात किस पे डिपेंड करेगा कि आपने इलेक्ट्रोलाइट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट या तो कैसा होना चाहिए, मोल्टन कंडीशन, या आपका एक्वस कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा कि कैथोड और एनोड पे क्या बनने जा रहा है। ध्यान दीजिए इस चीज़ पर, कैथोड पर क्या बनेगा, एनोड पर क्या बनेगा, डिपेंड करेगा ECS पर, डिपेंड करेगा आपका इलेक्ट्रोलाइट पर कि इलेक्ट्रोलाइट आपका मोल्टन कंडीशन में है या इलेक्ट्रोलाइट आपका कैसा है, एक्वा सॉल्यूशन में है। तीसरी बात डिपेंड करेगा आपका इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए हैं या आपने क्या लिए हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड लिए हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस पे आपका कैथोड और एनोड पे बनने वाला प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कि वास्तव में कैथोड और एनोड पर क्या बनने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको और बता दूं। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को संपन्न कराया जाता है। ऐसे प्रोसेस जो ना हो रहे हैं उनको कराने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए जो सेल का यूज़ किया जाता है उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को संपन्न कराते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट एक लाइन बता दूँ, इनके लिए, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा G का मान हमेशा पॉजिटिव चलता है। इस बात को आप लोग याद रखना कि इनके लिए डेल्टा G का जो मान होगा वो हमेशा पॉजिटिव चलेगा। डेल्टा G कैसा चलेगा? पॉजिटिव चलेगा। क्यों? आप एनर्जी यहाँ पे खर्च कर रहे हो, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा G पॉजिटिव हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। याद रखिए आप इस चीज़ को। डेल्टा G मैं आपको बाद में बताऊँगा क्या है। तो हमको बात करना है मुख्य रूप से पहले इन 3 के बारे में, क्योंकि इन 3 से ही आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बनने जा रहा है। ओके, तो पहले जो मैंने आपको बताया है उसको समराइज करिए, एक पेज पर नोट करिए। अब मैं जब आपसे बात करूंगा तो बताऊंगा कि कैथोड और एनोड पर क्या क्या बनेगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।